नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जीके रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कर रहे हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ये सभी एमसीक्यूज आपके प्रीवियस ईयर के हैं। हम इनको यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ कवर करते हैं, जिससे आपकी थ्योरी और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, आपकी जो प्रैक्टिस है, वो भी अच्छे से हो जाए। तो आज हम यहाँ पे संविधान का 23वां पार्ट कवर करेंगे। इससे पहले हमने 22 पार्ट्स में संविधान को टॉपिक वाइज कवर किया है। अगर आपने इनको नहीं देखा, आप इनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपका पूरा संविधान बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के बात करेंगे। 7वीं अनुसूची को लेकर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, सामवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची। इसके बाद हम आपात उपबंध को लेकर के, जो आपातकाल लगता है, कब कब भारत में लगा है, उनके प्रश्नों को यहां पर देखेंगे। और उसके बाद जो टेम्पररी विशेष प्रावधान किए गए हैं संविधान में 371 के तहत, कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान दिया गया है। आपको क्वेश्चन बनता है 371A में कौन है, 371B में कौन सा राज्य है जिसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इन सभी क्वेश्चन को हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के केंद्र राज्य संबंध किससे प्रभावित होते हैं? तो भारत के केंद्र राज्य संबंध आपके संविधान से जो प्रावधान है उनसे प्रभावित होते हैं, नियोजन प्रक्रिया से होते हैं, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से होते हैं और हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से भी होते हैं। उपयुक्त सभी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। और ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ही आया था। नेक्स्ट है, भारत में केंद्र राज्य संबंध किस पर निर्भर करते हैं? तो किस पर निर्भर करते हैं? इन सभी बातों पर जो आपके केंद्र राज्य संबंध है ये डिपेंड करते हैं। संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपरा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? नया क्वेश्चन है, यहां से आप देख सकते हैं 2021 में यह क्वेश्चन बना है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। तो यहां पर आपने बताना है कि जो राज्य और केंद्रों के बीच में जो वित्तीय आपका आवंटन किया जाता है, बंटवारा किया जाता है, इनमें से किसके माध्यम से वो नहीं किया जाता? सही आंसर है गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के स्थानांतरण के लिए। ठीक है। इसके लिए जो केंद्र राज्यों के बीच में बंटवारा होता है, इसके आधार पर नहीं होता। बाकी सहायक अनुदान पे होता है, केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर होता है, कर सहभाजन पर होता है। इसको ध्यान रखना है। ठीक है। जो गाडगिल सूत्र था ये पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित था। ठीक है। इसके आधार पर जो पंचवर्षीय योजनाएं आई थी उनको चलाया गया था। इसको ध्यान करेंगे। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो कौन से भाग में दिए गए हैं? बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। भाग 11 में दिए गए हैं। ठीक है। कौन से भाग में है केंद्र राज्य संबंधों के बारे में? भाग 11। कौन से आर्टिकल से आर्टिकल तक हैं? तो 245 से लेकर 255 तक हैं। ठीक है। ये तो हमने भाग की बात करी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कौन सी अनुसूची में है, तो अनुसूची 7 है, जिसमें आपकी 3 सूचियां दी गई हैं। केंद्र सूची, जिसे संघ सूची कहते हैं, राज्य सूची और सामवर्ती सूची। ठीक है। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो कौन सी अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है, जिसमें हमने बात करी 3 आपकी सूचियां हैं। संघ सूची, जिसमें शुरुआत में 97 विषय थे, अब 100 विषय हैं। दूसरी है आपकी राज्य सूची, जिसमें शुरुआत में 66 विषय थे, अब 61 विषय हैं। तीसरी है आपकी सामवर्ती सूची, जिसमें शुरुआत में 47 विषय थे, अब 52 विषय हैं। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? तो कौन सी अनुसूची है केंद्र राज्यों के मध्य वितरण से संबंधित या इनके संबंधों से संबंधित? 7वीं अनुसूची। बहुत बार ये वाली अनुसूची आपसे पूछी जाती है। ठीक है। वे विषय जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है किस सूची में है? तो इस सूची का नाम है सामवर्ती सूची।
देखिए, जो कुछ विषय हैं जिनके ऊपर कानून बनाने जरूरी होते हैं कि कौन किस पर कानून बना सकता है, उन विषयों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कुछ विषयों को राज्य सूची में रखा है, कुछ को संघ सूची में और कुछ को सामवर्ती में। राज्य सूची में वे विषय हैं जिन पर केवल राज्य कानून बना सकता है, संघ सूची में केवल केंद्र कानून बनाएगा, सामवर्ती सूची के विषयों पर दोनों कानून बना सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है कि एक कानून बना है सामवर्ती सूची के विषय पर, केंद्र ने भी बना दिया, राज्य ने भी बना दिया, तो मान्य किसका होगा? केंद्र का कानून मान्य होगा। ठीक है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस में सन्निहित हैं? तो अवशिष्ट शक्तियों की बात करें तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास हैं। ठीक है, इसको आपने याद करना है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस में सन्निहित हैं? तो अवशिष्ट शक्तियां अगर हम बात करते हैं तो ये संसद में सन्निहित हैं। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। जैसे हमने बात करी कि कुछ विषयों को बांटा गया है, कुछ विषय ऐसे हैं जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है। अगर कोई ऐसा विषय आ जाता है और उस पर कानून बनाना हो जिसका उल्लेख किसी सूची में नहीं है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। ठीक है, इसको ध्यान करेंगे। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को किसको दिया है? तो किसको दिया है? उसने संघीय सरकार को दिया है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य सरकार को नहीं, दोनों को भी नहीं है, केवल संघीय सरकार को दिया है। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आर्टिकल 249। पिछले वीडियो में हमने बात करा था जब हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा था। यह आपके राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई विषय आपके राज्य सूची में है और उस पर केंद्र कानून बनाना चाहता है, तो इसको लेकर के राज्यसभा की ये शक्ति है आर्टिकल 249 के तहत कि राज्यसभा एक संकल्प, एक प्रस्ताव वहां से पारित करेगी। अगर 249 के तहत राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर देती है कि वो विषय राष्ट्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है और उस पर कानून केंद्र को बनाना चाहिए, तो उस प्रस्ताव के पारित होते ही 249 के तहत उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसको ध्यान करेंगे। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? अगर 249 के तहत संसद किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बना देती है तो यह आपका 1 साल तक रहता है। ठीक है, 1 साल से अधिक ये नहीं रहेगा। हालांकि हर बार 1-1 साल के लिए इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको भी ध्यान करना है। लेकिन एक बार में कितना बढ़ा सकते हैं? केवल 1 साल के लिए। ठीक है। राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है, ये कब तक प्रवृत्त रहता है? तो कब तक लागू रहता है? 1 वर्ष से अधिक नहीं रहता। ठीक है, लेकिन बार बार इसे आप बढ़ा सकते हैं 1-1 साल के लिए। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? देखिए, अंतरराज्यीय परिषद को लेकर आपसे बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि इसका गठन कौन करता है, किस आर्टिकल के तहत करता है, किसने इनकी सिफारिश करी थी। अंतरराज्यीय परिषदों की अगर हम बात करते हैं, इसका गठन आर्टिकल 263 के अनुसार होता है। ठीक है, इनका गठन राष्ट्रपति करते हैं और 1990 में इनको पहली बार गठित किया गया था। ठीक है, जो सरकारिया आयोग आया था केंद्र और राज्य के संबंधों की समीक्षा के लिए, उसी ने सिफारिश करी थी कि एक अंतरराज्य परिषद होनी चाहिए। तो इसको भी आपने ध्यान करना है। जो सरकारिया आयोग था 1983 में बना था, 88 में वो अपनी रिपोर्ट देता है और 1990 में जो ये सरकारिया आयोग था इसने टोटल 247 सिफारिशें करी थी। इन 247 में से 190 सिफारिशों को मान लिया गया था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सिफारिश थी वो अंतरराज्यीय परिषद थी, जिसे 1990 में माना गया था। ठीक है, एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो अंतरराज्यीय परिषद कौन स्थापित करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 263 के तहत करता है। ठीक है, इसको ध्यान करेंगे। एक और चीज याद करनी है, ये तो है 263 आर्टिकल।
एक आर्टिकल है 262, ठीक है, ये किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 262 कहता है कि अगर दो राज्यों के मध्य में या दो से ज्यादा राज्यों के मध्य में किसी जल विवाद को होता है, अगर किसी नदी को लेकर के जल विवाद होता है, तो संसद उस विवाद को निपटाने के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन कर सकती है। आपने देखा होगा जल विवाद को निपटाने के लिए आपके एक प्रमुख न्यायाधिकरण बने हुए हैं, और कौन कौन से राज्य से संबंधित है वो जल विवाद, ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं। देखिए, तो किस आर्टिकल के तहत इन जो न्यायाधिकरण है इनका गठन होता है? 262, ठीक है। तो अंतरराज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण किस आर्टिकल के तहत बनते हैं? 262। और अंतरराज्यीय परिषद 263, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यायाधिकरण हैं, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले है आपका कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण, कृष्णा नदी को लेकर के 1969 में बना। किस किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्रा, ठीक है। फिर है गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण, ये किस किस राज्य से संबंधित है? आपका ये 1969 में बना, ये भी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, एमपी और उड़ीसा, ठीक है। इसी प्रकार नर्मदा जल विवाद 1969, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यायाधिकरण जिनके आपसे स्थापना और संबंधित राज्य पूछे जाते हैं। जैसे रावी और ब्यास विवाद न्यायाधिकरण 1986 में बना, ठीक है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इसमें शामिल हैं। इसके अलावा कावेरी जल विवाद बहुत बार आता है, 1990 में बना ये। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी इसमें शामिल हैं। द्वितीय कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण ये 2004 में बना। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र इसमें फिर वही शामिल है। फिर आता है आपका वंशधारा जल विवाद, इसमें आपका उड़ीसा और आंध्र शामिल है, 2010 में बना। और फिर आता है महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण जो 2010 में बना, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र इसमें शामिल है। तो न्यायाधिकरण को लेकर क्वेश्चन बनते हैं, ये 262 में है, दोनों याद करेंगे, ठीक है। नया क्वेश्चन है, इसको ध्यान करेंगे। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत क्या है? तो इनका निर्माण स्रोत क्या है? यह आपके संवैधानिक है, क्योंकि आर्टिकल जो संविधान का आर्टिकल है 263 उसमें इसकी व्यवस्था करी गई है। तो ये कैसी हैं? जो अंतर्राज्यीय परिषदें होती हैं संवैधानिक होती हैं, ठीक है। 263 के तहत इनका गठन होता है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो अंतर्राज्यीय परिषदें कौन गठित करता है? ऊपर हमने बात करी राष्ट्रपति, ठीक है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। देखिए, क्षेत्रीय परिषद अलग है, हमने ऊपर बात करी अंतर्राज्यीय परिषद वो अलग है। क्षेत्रीय परिषदों की बात करें तो इसका सृजन संसदीय कानून के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ठीक है। संसद ने एक कानून पारित किया 1956 में, ठीक है। उसी अधिनियम के तहत जो हमारे क्षेत्रीय परिषद हैं, जैसे हम उत्तरी परिषद कहते हैं, दक्षिणी परिषद, मध्य परिषद और आपका पूर्वी परिषद, पश्चिमी परिषद, ये सारे, ठीक है। तो ये जो क्षेत्रीय परिषदें हैं इनका गठन 1956 के अधिनियम के तहत किया गया था संसदीय कानून के द्वारा। दूसरी चीज जो एक क्वेश्चन यहां से बनता है, जो 5 आपके महत्वपूर्ण है, कौन कौन से? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी, मध्य, पूर्वी और पश्चिमी, ये बने 1956 में। एक और बना पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद, ये बाद में बना, इसको लेकर क्वेश्चन बनते हैं। बाकी सारी क्षेत्रीय परिषद आपके 1956 में बनी है, सिर्फ पूर्वोत्तर वाले को याद कर लेना। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में पूर्वोत्तर के 8 राज्य शामिल हैं। इसका गठन 1971 का जो अधिनियम था उसके तहत किया गया 1972 में, ठीक है। इसको आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है, पूछा जाता है यहां से भी, ठीक है। इसे आपने याद करना है। अगर हम क्षेत्रीय परिषदों के हेडक्वार्टर की बात करें, क्योंकि हेडक्वार्टर पूछ लिए जाते हैं, उत्तरी जो क्षेत्रीय परिषद है इसका हेडक्वार्टर आपके दिल्ली में है। जो दक्षिणी है उसका हेडक्वार्टर आपके चेन्नई में है। जो मध्य है, जिसे हम केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद भी कहते हैं, उसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है और पश्चिमी का मुख्यालय मुंबई में है। पूर्वोत्तर का मुख्यालय आपके शिलोंग में है, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान रखना है। क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है, इसको भी ध्यान रखना। क्षेत्रीय परिषदों का जो अध्यक्ष होता है वो होम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। जो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं वो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो क्षेत्रीय परिषदों से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उप संघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं, सही है।
परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग और एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। दोनों स्टेटमेंट यहां पर आपके सही हैं, ऑप्शन सी। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चन अब आपके संविधान से बनते हैं। ठीक है, इनको आपने याद करना है, क्वेश्चन बन सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, चलिए देखते हैं। अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद ने अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 देता है, बिल्कुल सही है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जल विवाद से संबंधित जो संसद वहां पर एक न्यायाधिकरण बना सकती है, कहां पर बताया गया है? आर्टिकल 262 में। ठीक है, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 आया, यह भी बिल्कुल सही है। नदी बोर्ड्स एक्ट, क्या यह 1970 में आया था? नहीं। देखिए, जल विवाद को लेकर के चाहे अंतर्राज्यीय जल विवाद हो चाहे नदी बोर्ड्स एक्ट हो, ये दोनों के दोनों आपके 1956 में आए थे। ये 70 नहीं होगा, 56 होगा, ये वाला आपका गलत है। राष्ट्रीय जल नीति कब आई थी? ये आपके 1987 में आई थी। सीधा फैक्ट बेस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। बताओ, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम कब आया, राष्ट्रीय जल नीति कब आई, इनको आपने याद करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन से आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट है, सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? सरकारिया आयोग की अगर हम बात करते हैं 1983 में ये बना था, और किसके लिए बना था? केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध है उनकी समीक्षा के लिए बना था। इसमें टोटल 3 सदस्य थे जो सरकारिया थे, ये इसके अध्यक्ष थे। इनका पूरा नाम RS सरकारिया था और ये इस आयोग के अध्यक्ष थे। इनके अलावा 2 मेंबर और थे, एक का नाम था B शिवरामन और एक का नाम था SR सेन। इनके नाम भी पूछे जाते हैं, आपको याद करना है। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? गठन तो 83 में हुआ था सरकारिया आयोग का। इसने अपनी रिपोर्ट 1988 में दी थी, जनवरी 1988। हालांकि इसने अपनी रिपोर्ट को 1987 में जमा कर दिया था, लेकिन जो उसे पब्लिश किया गया वो 1988 में किया गया। इसीलिए आपको दोनों देखने को मिलते हैं। तो दोनों में से जो आए आपको उसको चूज करना है, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तब आपको 88 को चूज करना है, क्योंकि रिपोर्ट जमा 87 में हुई, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो उसे पब्लिश किया गया वो 88 जनवरी में करी गई थी। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? 2017 का प्रश्न है। तो कौन था सदस्य? हमने बात करी 3 व्यक्ति थे। कौन कौन थे? एक थे सरकारिया खुद, दूसरे थे आपके शिवरामन, ठीक है, और तीसरे थे SR सेन। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की स्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो कब दिया था इन्होंने अपनी रिपोर्ट को? इन्होंने 1987, 1988, जैसा मैंने आपको बोला दोनों। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपके पास ये वाला विकल्प भी था। अगर ये नहीं होता तो 100% 1987 इसका सही होता। जो बिहार लोक सेवा आयोग है, क्योंकि लेटेस्ट का ही क्वेश्चन है, उसने इस प्रश्न का उत्तर इसे माना कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो 1988 को मानता है जो ज्यादा उपयुक्त उत्तर है। ठीक है, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। अगर ये ऑप्शन में होगा तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं, अदरवाइज 87 और 88 में से जो आपको मिले। ठीक है, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है और कितनी बार ये क्वेश्चन बना है? केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से संबंधित है सरकारिया आयोग की सिफारिशें। कितनी सिफारिशें करी थी? ऊपर हमने देखा 247। किस आयोग ने स्थायी अंतर राज्य परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया था? तो ऊपर मैं आपको अंतर्राज्यीय परिषदों के बारे में बता चुका हूं, इसकी सिफारिश सरकारिया आयोग ने करी थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान करेंगे। और कब इनका गठन हुआ था? 1990 से। आर्टिकल कौन सा है? 263। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करी गई? तो किसकी सिफारिश पर करी गई थी? सरकारिया आयोग। लेटेस्ट का क्वेश्चन है, याद करेंगे। एक और चीज याद करना, जो आपकी अंतर्राज्यीय परिषदें होती हैं, इनका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती हैं। और जो क्षेत्रीय परिषदें होती हैं उनका अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री। इसको भी आपने ध्यान करना है।
निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो संघ राज्य से संबंधित कौन सी समिति नहीं है? सही आंसर है इंद्रजीत गुप्ता समिति। जो इंद्रजीत गुप्ता समिति थी ये आपके चुनाव सुधार से या चुनाव संबंधी से संबंधित थी। ठीक है, चुनाव सुधारों से संबंधित थी, जनप्रति कानून से संबंधित ये समिति थी। ठीक है, इसका संबंध संघ राज्य संबंधों से नहीं था। बाकी सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति, पुंची आयोग, इन सब का संबंध किससे था? केंद्र राज्य संबंधों से। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? यानी हर राज्य अपनी शक्तियों का इस्तेमाल इस तरीके से करेगा कि केंद्र की शक्तियों पर कोई उसका प्रभाव ना पड़े, केंद्र कमजोर ना हो। कौन सा आर्टिकल कहता है? ये कहता है आर्टिकल 257। इसको आपने याद करना है। ठीक है, केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तो ये कहता है कि किसी भी हालत में केंद्र की शक्ति के विरुद्ध आप काम नहीं कर सकते, उसे कमजोर आप नहीं कर सकते। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच में अगर हम वित्तीय संबंधों की बात करें तो यह भाग 12 में बताया गया है। ठीक है, इसको ध्यान करेंगे, क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। कौन से आर्टिकल में? भाग 12 है, आर्टिकल 268 से लेकर 281 तक है, ऑप्शन बी। ठीक है, कई बार भाग पूछ लेता है, कई बार आपसे आर्टिकल पूछ लेता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया और एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? यानी टैक्स केंद्र लगाएगा और उसे कलेक्ट भी केंद्र करेगा और फिर क्या करेगा? राज्यों में बांट देगा केंद्र के साथ। ठीक है, यानी कि केंद्र और राज्यों में उसका बंटवारा हो जाता है। कौन सा आर्टिकल है? वो है आपका आर्टिकल 270। तो ये कहता है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो कर हैं केंद्र लगाएगा, वसूल भी करेगा और फिर राज्यों में बांटेगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सही है? भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क किसके द्वारा होता है? देखिए, पहला है राज्य सरकार द्वारा लगाया और वसूल किया जाता है। क्या ये सही है? ये आपका गलत है। जो स्टाम्प शुल्क होता है ये संघ सूची में है, इसे संघ सरकार यानी केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, स्टाम्प शुल्क का विनियोजन संघ सरकार के द्वारा किया जाता है, तो ये वाला गलत है। जो आपका स्टाम्प शुल्क है इसे लगाता केंद्र है, लेकिन जो इसका विनियोजन किया जाता है यानी जो इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो इसका कलेक्शन किया जाता है वो राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। तो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। राज्य सरकार नहीं लगाती, लगाता कौन है? केंद्र सरकार। विनियोजन कौन करता है? राज्य सरकार। इसको ध्यान करना, अच्छा क्वेश्चन है। भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूल जाता है? तो कौन सा है वो कर? वो है आपका भू राजस्व कर। ये पूरी तरीके से राज्य लगाते हैं और राज्य ही इनको वसूल करते हैं। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? यहां पर हो जाएगा नहीं। भारत का संविधान कहता है कि कोई भी राज्य डायरेक्ट जाकर विदेशी लोन नहीं ले सकता। जो भी लोन लिया जाएगा वो भारत सरकार के नाम पर लिया जाएगा। कोई राज्य खुद से जाके लोन नहीं ले सकता, इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है। राज्य सरकारों को कृषि आय पर कौन समनुदेशित करता है? तो कौन करता है यहां पर समनुदेशित? सही आंसर है भारत का संविधान। जो राज्य सरकारें हैं वो कृषि आय पर कर लगा सकते हैं। राज्य सूची का ये विषय है और कहां पे है? भारत के संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे के लिए मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो केंद्र और राज्यों के बीच में अगर कोई विवादों को वित्तीय विवाद हो जाता है उसके निपटारे की मेन एजेंसी है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 131 के तहत इन मामलों को निपटाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है?
अब हम इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे। भारत के संविधान में आपातकाल 3 प्रकार के बताए गए हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। मेन आर्टिकल की बात करें, एक है आपका 352, एक आपका 356 और एक आपका 360। जब बाहरी आक्रमण के कारण या आंतरिक जो सशस्त्र विद्रोह अगर हो जाता है देश में, तब 352 के तहत इमरजेंसी लगती है। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है, कोई भी दल सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाता, तब वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है 356 के तहत। और जब देश में वित्तीय आपात की स्थिति बन जाती है, तब जो वित्तीय आपातकाल लगता है वो 360 के तहत लगता है। ये तीनों आपको याद करने हैं, पूछे जाते हैं। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी से हर राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस में किया गया है? यानी जो बाहरी आक्रमण है या किसी राज्य में अगर कोई विद्रोह हो जाता है तो उसको दबाने का या उसको कंट्रोल करने का काम किसका है? उससे राज्य की रक्षा करने का जो अधिकार है या कहें कर्तव्य है, किसका है? केंद्र सरकार का। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 355। इसको आपने ध्यान रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में बन जाता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपातकाल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे 352 की, जिसमें नेशनल आपातकाल की घोषणा है। ठीक है, बाहरी आक्रमण से, ठीक है, या फिर आंतरिक सशस्त्र विद्रोह। फिर आता है 353 की बात करें, आपातकाल लागू होने के क्या क्या प्रभाव होंगे, क्या क्या चीजें उसमें होंगी, वो सब 353 में बताया गया है। फिर आता है आर्टिकल 354, आपातकाल के दौरान जो राजस्व वितरण होगा उससे संबंधित क्या क्या प्रोसीजर हैं वो 354 में बताए गए हैं। फिर आता है 355, जो हमने ऊपर देखा, राज्यों की बाहरी आक्रमण से रक्षा करना, 355 में आता है। फिर आता है 356, संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाए तो फिर राष्ट्रपति शासन, वो 356 में है। फिर है 356 के अंतर्गत जो घोषणा की जाएगी उसके बाद विधायी शक्तियों का किस तरीके से प्रयोग किया जाएगा, यानी राष्ट्रपति शासन के दौरान विधायी शक्तियों किस तरीके से इस्तेमाल होगी, वो 357 में है। फिर आता है 358 आर्टिकल 19 को निलंबित करता है, जिसमें हमारे मूल अधिकार शामिल हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमको मिली हुई हैं, वो आर्टिकल 19 में है। और आर्टिकल 358 कहता है कि जैसे ही 352 आर्टिकल लागू होता है, 358 के तहत आर्टिकल 19 के जो मूल अधिकार हैं वो स्वयं स्थगित हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। फिर आता है 359, जो बाकी के जो मूल अधिकार हैं 19 और 20-21 को छोड़कर, क्योंकि 19 पहले खत्म हो गया, 20-21 कभी भी नहीं होते, जो बाकी के मूल अधिकार हैं उनको निलंबित करने के लिए 359 है। और फिर आता है 360 वित्तीय आपातकाल। ठीक है, इनको ध्यान करेंगे। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? हमने ऊपर बात करी, 3 मेन कारण हैं आपातकाल लगाने के। कौन कौन से हैं? पहला, युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। आंतरिक अशांति का खतरा ये शामिल नहीं है। हालांकि 1975 से पहले आंतरिक गड़बड़ी संविधान में लिखा गया था, जिसके तहत 352 में आप आपातकाल घोषित कर सकते थे। इंदिरा गांधी ने भी उसी का इस्तेमाल किया जब उन्होंने 1975 में इमरजेंसी को लगाया था, आंतरिक गड़बड़ी को। लेकिन बाद में जब जनता पार्टी की सरकार आई 1978 में, उन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया और जो आंतरिक गड़बड़ी थी, क्योंकि आंतरिक गड़बड़ी में कोई स्पष्ट नहीं था कि किस लेवल पे या किस तरीके की गड़बड़ी, उसमें केवल आंतरिक गड़बड़ी लिखा था जिसका फायदा ज्यादा उठाने के चांसेस थे। तो जनता सरकार ने उस आंतरिक शांति को, खतरा या आंतरिक गड़बड़ी को हटा दिया, उसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह लिख दिया कि अब आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आप नहीं लगा सकते जब तक सशस्त्र विद्रोह ना हो। तो इसको चेंज कर दिया गया इसके साथ, इसीलिए आपको ध्यान करना है। ठीक है, आंतरिक अशांति वहां पर अब शामिल नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। कैसे कर सकता है? देखिए, सही आंसर है हमारा ऊपर वर्णित सभी कारणों पर।
हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, जैसे हमने बोला सशस्त्र विद्रोह, बाहरी आक्रमण और युद्ध के आधार पर। आंतरिक गड़बड़ी इसका आधार नहीं होगा, इसको ध्यान करना, ठीक है। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? बाहरी आक्रमण में कर सकता है, आंतरिक अशांति अब नहीं है, जैसे मैं आपको ऊपर बताते हुए आ रहा हूं, बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है। संवैधानिक तंत्र की विफलता पे कर सकता है, आर्थिक संकट में भी कर सकता है। इस पे 352 है, ये 356 है, ये 360 है। आंतरिक अशांति अब नहीं है, इसकी जगह पर कौन सा शब्द है? सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित खतरा हो। कौन कौन से खतरे होने चाहिए? देखिए, युद्ध के कारण अगर होता है तो इमरजेंसी लगा दी जा सकती है, ठीक है। विदेशी आक्रमण के कारण हो सकता है, सशस्त्र विद्रोह के कारण हो सकता है, आंतरिक उपद्रव के कारण नहीं हो सकता। इसको ध्यान करना, बहुत बार मैं आपको रिपीट करते हुए आ रहा हूं क्योंकि आपको ऑप्शन में मिल जाते हैं कि आंतरिक उपद्रव। जो तीसरी इमरजेंसी लगी थी 1975 की, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा विवाद है, वो इसी के कारण लगी थी, लेकिन बाद में इस शब्द को सशस्त्र विद्रोह से हटा दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में सही नहीं है। सही क्या है यहां पर आपने बताना है, तो कौन सा वाला सही है? चलिए इनको देखते हैं। पहला, यह राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। 2 महीने के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, यह वाला गलत है। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो 1 महीने के भीतर इसको संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, ठीक है। 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, यह बिल्कुल सही है, जैसा हमने ऊपर बात करी, इसीलिए सेकंड वाला आपका गलत है। फिर आपका आता है चौथा स्टेटमेंट, संसद के साधारण बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, यह आपका गलत हो जाएगा। साधारण बहुमत से नहीं, 2/3 बहुमत से स्वीकृति होनी चाहिए, ठीक है। संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है, तो यह वाला आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। संसद के 2/3 बहुमत से वापस ले सकते हैं, यह गलत है। देखिए, लगाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, हटाने के लिए साधारण बहुमत से भी काम चल जाएगा, ठीक है। इस पर संसद के संयुक्त अधिवेशन में स्वीकृति ली जा सकती है, यह वाला भी गलत है। अलग अलग सदनों में स्वीकृति लेनी होगी 2/3 बहुमत से, ठीक है, इसको ध्यान करना है। तो कौन कौन से आपके सही हैं यहां पर? अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, पहला स्टेटमेंट सही है, आपका तीसरा स्टेटमेंट सही है, 5वां और 6वां ये स्टेटमेंट सही हैं, इनको ध्यान करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन से कितने सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए यहां पर इमरजेंसी को लगाने और हटाने को लेकर के। नेक्स्ट है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? कितने अवधि में होना चाहिए? 1 महीना, ठीक है। अगर राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा देते हैं, 1 महीने के अंदर अंदर उसे संसद का अनुमोदन प्राप्त हो जाना चाहिए, और फिर हर 6 महीने के लिए होना चाहिए, ठीक है। यानी इसकी अवधि, मान लीजिए संसद ने अपनी स्वीकृति दे दी 2/3 बहुमत से, वो 6 महीने के लिए रहेगा। 6 महीने बाद आपको फिर लेना होगा, फिर वो 6 महीने के लिए रहेगा। इस तरीके से, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लगा दिया, अब वो जब तक आप हटाओगे नहीं तब तक रहेगा, नहीं, हर 6 महीने में आपको लेना होगा, ठीक है। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए। कब रखा जाना चाहिए? आपका हो जाएगा 1 माह के अंदर, ठीक है। 2 महीने नहीं होंगे, 1 माह के अंदर, ठीक है। संघ और राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को क्या कर सकते हैं? तो राज्य और संघों के बीच जो करों का विभाजन होता है, टैक्सेस कलेक्शन का जो बंटवारा किया जाता है, उन्हें राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। जब नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं तो इनको भी उस समय आप टाल सकते हैं, ठीक है। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? कौन सा आर्टिकल है? देखिए, मूल अधिकारों के स्थगन से रिलेटेड आपके 2 आर्टिकल हैं। पहला है 358 और एक 359, ठीक है। यहां पर मूल अधिकारों की बात करी गई है, 359 इसका सही आंसर होगा। जो देखिए 20 और 21 तो कभी भी आपके निलंबित नहीं होते, इसको छोड़ दीजिए। बचा आपका 19 वाला। 19 वाला 358 के तहत खुद निलंबित हो जाता है, यानी इसके लिए अलग से आदेश की जरूरत नहीं है।
मान लीजिए संसद ने, जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने स्वीकृति पर इमरजेंसी लगा दी, तो अलग से आदेश निकालने की जरूरत नहीं है कि आर्टिकल 19 को निलंबित किया जाता है। 358 के तहत यह खुद निलंबित हो जाता है। अब अगर राष्ट्रपति को लगता है कि जो बाकी के मूल अधिकार हैं उनको भी स्थगित करना चाहिए, उनके लिए है आपका आर्टिकल 359। इसके तहत वो इनको रोक सकते हैं, इनको निलंबित कर सकते हैं। इसको ध्यान करना, ठीक है। तो कौन सा वाला है? 359। 358 तो अपने आप ही लागू हो जाता है, ठीक है। मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्म में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू होने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता? तो कौन सा नहीं होते? कभी भी आर्टिकल 20 और 21 आपके निलंबित नहीं होते, ठीक है। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? आर्टिकल 20 और 21 बहुत बार आता है। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि क्या होती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो लोकसभा की अवधि है आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए। यानी कि आप जैसे इमरजेंसी लागू है, आप लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाना चाहते हैं तो एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। फिर अगले साल आपको दोबारा से बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप एक बार में 1 साल के लिए ही बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने सीधा 10 साल बढ़ा दिया, ठीक है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो कैसे बढ़ाई जा सकती है? संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है और फिर वही एक बार में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। निम्नांकित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा करी कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है और आपातकाल लागू किया जा रहा है? ये कब लगा था? ये लगा था आपके 26 जून 1975 को, ठीक है। 25 जून 1975 को लगा था, ठीक है। डी वाला नहीं होगा, 25 जून आपने याद करना है। देखिए कितना क्लोज उसने ऑप्शन दिए हैं। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी, इसको ध्यान करेंगे। अब तक भारत में केवल 3 बार इमरजेंसी लगी है। पहली बार अक्टूबर 1962 में लगी थी जब चाइना का आक्रमण हुआ। इसके बाद 1971 में लगी जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, और फिर 1975 में लगी, और इसकी आपको डेट याद करनी है 25 जून 1975, ठीक है। अभिकथन: भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक का स्वरूप है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान है। तो अभिकथन आपका पहला वाला तो सही है, लेकिन जो कारण यहां पर दिया है ये आपका पूरी तरीके से गलत है। संवैधानिक जो तंत्र है इसकी विफलता पर कौन सा आर्टिकल आता है काम पे? आपका 356। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लागू होता है। नेक्स्ट है यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो क्या होता है? तो होता है कि उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रायोज्य होती हैं। यानी जो विधानमंडल होगा अब वो संसद के द्वारा या उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? कौन से हैं? देखिए, राज्य विधानसभा का विघटन हो जाए ये जरूरी नहीं। अगर इमरजेंसी लग जाती है, जो राष्ट्रपति शासन है वो लग जाता है राज्य में, ये जरूरी नहीं है कि जो विधानसभा है उसका विघटन कर दिया जाए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। राज्य के मंत्रिपरिषद को हटाया जाना ये बिल्कुल सही है। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो मंत्रिपरिषद को हटा दिया जाता है, लेकिन यह नहीं है कि आप विधानसभा का ही विघटन कर दें। तो ये वाला आपका सही है। स्थानीय निकायों का विघटन ये भी जरूरी नहीं है। अगर राष्ट्रपति शासन लग गया जरूरी नहीं कि आप स्थानीय निकायों का विघटन भी कर दें। तो केवल आपका दूसरा वाला जरूरी है, बाकी पहला और तीसरा आपके जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 साल के लिए लगाया जा सकता है, ठीक है। एक बार में केवल 6 महीने के लिए लगता है। हर 6 महीने में इसका अनुमोदन संसद के द्वारा होना चाहिए और मैक्सिमम 3 साल तक ये लगा रहता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहां लागू किया गया था? तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पेप्सू में लगाया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। पेप्सू की बात करें यानी वर्तमान का जो आज का पंजाब है, इसकी हम बात कर रहे हैं। 1951 में यहां पर इमरजेंसी लगाई गई थी। सबसे पहले कहां पर लगाया गया था? पेप्सू में। 1956 में ये जो पेप्सू है इसी का विलय कर दिया गया था आज के पंजाब में। तो कई बार आपको ऑप्शन में पेप्सू देता है, कई बार आपको पंजाब देता है, दोनों एक ही हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो किसका उपयोग नहीं किया गया है? आर्टिकल 360 का। यह आर्टिकल 360 आपके वित्तीय आपातकाल को लेकर है और भारत में अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ। ठीक है। 356 तो हर साल होता ही रहता है किसी न किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन। इसके अलावा अगर हम बात करें 352 के तहत 3 बार लग चुका है। 1962, 1971, 1975। 360 में कभी नहीं लगा। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो कितनी बार हुई है? कभी भी नहीं हुई है। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो ये कहा था के.एम. नाम्बियार ने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। के.एम. नाम्बियार ने कहा था कि जो राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर हैं वो संविधान के साथ धोखा है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख है? तो विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? अगर हम अलग अलग राज्यों की बात करें, आर्टिकल 371 में है। ठीक है, इसे आपने याद करना है। आर्टिकल 371 के बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, उनके बारे में आपसे क्वेश्चन बन जाता है। जैसे आर्टिकल 371 जो है ये महाराष्ट्र और गुजरात को विशिष्ट प्रावधानों से संबंधित है। 371 का जो ए पार्ट है 371 ए, ये आपके किससे संबंधित है? नागालैंड से। ठीक है। 371 बी की बात करें, असम से है। सी आपके मणिपुर से है। इसके अलावा डी आंध्र तेलंगाना से है। ई आपके आंध्र में केंद्रीय विश्वविद्यालयों से है। इसके अलावा एफ की बात करें, ये सिक्किम से। जी आपका मिजोरम से है। एच आपके अरुणाचल से है। आई आपका गोवा से है और 371 जे आपके कर्नाटक से है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बताओ कि आर्टिकल 371 जो ई है ये किससे संबंधित है? तो आंध्र में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से। आपको क्वेश्चन बनता है 371 जो बी है ये किससे संबंधित है? किस राज्य को विशेष प्रावधान ये देता है? तो नागालैंड को देता है। इन आर्टिकल्स को आपको याद करना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध किया गया है? 359 ख की बात हो रही है। देखिए, हमने बात करी 371, फिर 371 ए की बात करी और फिर 371 आपके 371 बी की बात करी। तो ये तो ऐसा ही रहेगा। ए को लिख लीजिए क, बी को लिख लीजिए ख, सी को लिख लीजिए ग। इस तरीके से ये वाला महाराष्ट्र गुजरात से था। ए आपका यानी क आपका नागालैंड से था। बी यानी ख आपके असम से संबंधित है। ऑप्शन बी। इस तरीके से आपको इनको निकालना है। निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है? तो किसके लिए किया गया है? 371 के तहत सिर्फ 371 पूछा है। ठीक है। जम्मू कश्मीर का आप जानते हैं 370 था, अब हटा दिया है। नागालैंड का 371 अ है। ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करें, ये 371 डी से संबंधित है। सिर्फ 371 महाराष्ट्र और गुजरात से है। तो ये वाले आर्टिकल बहुत बार पेपर में आते हैं, बी बताओ, सी बताओ, डी बताओ, इस तरीके के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ज के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो किसको की गई है यहाँ पर विशेष स्थिति? अगर हम प्रदान की बात करें, हैदराबाद और कर्नाटक को। ठीक है। इसको भी बाद में जोड़ा गया था। 371 ज के बाद एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 371 जिया। ठीक है, जिसमें हैदराबाद और कर्नाटक को यहाँ पर प्रावधान दिया गया। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था? तो लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी कि जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था। ठीक है। जम्मू कश्मीर का जो मुख्यमंत्री होता था उसे वहां का प्रधानमंत्री बोला जाता था। ठीक है।
या वजीर आजम बोला जाता था और जो राज्यपाल होता था उसे सदर ए रियासत बोला जाता था। 1965 में इन नामों को बदल दिया गया। जो सदर ए रियासत है उसे राज्यपाल कर दिया और जो वजीर आजम या प्रधानमंत्री था उसे मुख्यमंत्री कर दिया। तो इसमें आपका कोई भी सही नहीं है क्योंकि सही आंसर है 1965। निम्न घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए इनको लगाते हैं, कौन सा वाला यहां पर आपका सही होगा, कौन सा वाला पहले आएगा। देखिए सबसे पहले है महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे 26 अक्टूबर 1947 को। ठीक है। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसको याद करेंगे। जम्मू कश्मीर की प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। ये किया था 17 नवंबर 1956 को, जब जम्मू कश्मीर के संविधान को अंगीकृत किया गया और उसको फाइनली भारत में विलय का उसका अनुमोदन किया गया। जम्मू कश्मीर का नया राज्य संविधान लागू हुआ। नया संविधान जम्मू कश्मीर का 26 जनवरी 1957 से हुआ। तो क्रम बताना था, कौन सी घटना पहले घटी। विलय पत्र पे हस्ताक्षर 47 में हुए। ठीक है, 26 अक्टूबर। भारत का संविधान 50 में लागू हुआ। जम्मू कश्मीर का जो संविधान था उसे अनुमोदित और अंगीकार कब किया गया, 1956 में, और नया संविधान लागू हुआ 1957 से। तो ये इसका सही क्रम है। ठीक है, जैसे ये आपका 47 है, ये आपका 50 है, ये आपका 56 है और ये आपका 57 है। तो यही सही क्रम है। 1 2 3 4 इसका सही क्रम है। तो फ्रेंड्स ये था हमारी सीरीज है संविधान रिवीजन सीरीज। आज हमने इसका 23वां पार्ट यहाँ पे कवर किया। इसमें हमने इमरजेंसी आर्टिकल्स को देखा, केंद्र राज्य संबंधों को देखा और इसके अलावा 371 आर्टिकल के तहत जो विभिन्न राज्य हैं उनके नाम भी हमने देखे कि किस राज्य को किस आर्टिकल के तहत प्रावधान दिया गया है। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।